हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग सेट लगाइएगा तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क किसका आभूषण था? तो ये गला का। कौन से अंग का आभूषण था? तो गला का आभूषण था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर किनको समझा जाता था? तो इनका आंसर हो जाएगा कूर और पंचाल को। इसको कूर और पंचाल को आर्य संगति का धूर समझा जाता था। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित, सॉरी यहाँ कला नहीं होगा गला होगा, गला में हल लिए प्रदर्शित किया गया था? तो वह बलराम जी को। बलराम जी को अगर पिक्चर में आप लोग देखे होंगे तो गला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इनका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? जो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था उसका समर्थन मतलब कौन सा अभिलेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक का शिलालेख। अशोक का जो अभिलेख था या शिलालेख था उसी से इसका समर्थन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त था? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के प्राचीनतम स्मारक प्रायः है, मतलब क्या है? बौद्ध है, जैन है, शैव है या वैष्णव है? बौद्ध है, जैन है, शैव है या वैष्णव है? तो आंसर इसका हो जाएगा कूट सी, केवल 3। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 मतलब शैव था। कौन था? तो शैव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? मतलब ये जो कथन था वो कौन बोला गया था, मतलब किसने बोला था? तो शेर शाह बोला था। किसने? शेर शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने टॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। कहाँ दिया था? अजमेर में। निम्न में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? मतलब औरंगजेब जो था वह इसमें बहुत अच्छा तरीका से यह बजाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीना। औरंगजेब हमेशा बीना बजाता था और इसमें उसको दक्ष हासिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं किया गया? तो चलिए जल्दी देख लेते हैं। ए में है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सही है। दूसरा है जहांगीर का मकबरा, तो ये भी शहादरा में, भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। नेक्स्ट है शेखर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये गलती है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? किसके समय में? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक हो गया, मतलब उसमें पेशवा का ही मेन रोल हो गया, तो था बालाजी राव। बालाजी राव। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो था सबसे पहले पुडाप पढ़ते हैं ना, तब पुर्तगाली, ए से अंग्रेज, डी से डच, फिर डी से डेनिश, तब एफ से फ्रांसीसी। इस तरह लिखते हैं PUDDF, इसमें पूरा पता चलेगा, यही ट्रिक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। चलिए आगे चलते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? कमेंट जरूर कीजिए। होगा बम्बई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक मई बक नाइलाम याद कर लीजिएगा पहले। बक मई तो हो जाएगा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इसी तरह बढ़ते जाएगा। इससे इलाहाबाद हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसको 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। संगठन का क्या नाम था? तो इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में इसको प्रवर्तन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता कौन किया था? सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता कौन किया था? तो आरबी घोष किया था, आरबी घोष। नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? होम रूल सोसाइटी को किसने चलाया था? तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पे? तो लंदन में। कहाँ? तो लंदन में। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऐसे एनी बेसेंट ये सब जो आता है, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन ये लंदन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने, एनजी रंगा ने। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में। किस में? उर्दू भाषा में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। निम्नलिखित नदियों में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी। उसके बाद नेक्स्ट है, संकोसी नदी सीमा बनाती है, संकोसी नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो ये हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है सागौन तथा साल। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पे स्थित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सोन नदी के वास्तविक स्रोत है? तो शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में अमरकंटक है जो सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में, बेंगलोर में, औरंगाबाद में, पुडुचेरी में। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो पंजिम में। क्योंकि अगर पूछेगा कि रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो ये केरल में होता है, लेकिन रबर उद्योग कहाँ स्थित है? रबर उद्योग तो पंजिम में हो जाएगा। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई। संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसे स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? स्वर्णिम एक चतुर्भुज होता है, ये दूसरा है स्वर्णिम अर्धचंद्र। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के अंदर होता है, लेकिन यह जो है वो देश के बारे में पूछ रहा है कि किस। तो कूट के अनुसार इसमें विलायन करना है अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। इसी के अनुसार से इसमें देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं होता है, अफगानिस्तान, ईरान और इराक। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है किम्बरले हीरा के लिए, सही है। उसके बाद है बिट वास्टरैंड, यह है सोना के लिए। कैंटंगा तांबा के लिए, कैंटंगा। और सार लौह अयस्क के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सार लौह अयस्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कीनिया से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, कीनिया से होकर गुजरती है। मध्य अफ्रीका गणराज्य से नहीं, और ये सब नहीं होगा, कीनिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, अंकारगुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। तो इसमें कोटोपैक्सी भी हो जाएगा, फ्यूजियामा भी हो जाएगा और एटना भी हो जाएगा, अंकारगुआ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, मतलब डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो घाना अकरा राजधानी है, चलिए ठीक है। केन्या का नैरोबी भी सही है, नाम्बिया का विंडहुक सही है, नाइजीरिया का रबात ई गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जल डमरूमध्यों में से किस जल डमरूमध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। निम्नलिखित जल डमरूमध्यों में से किस जल डमरूमध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क स्टेट। कौन सा, तो डेनमार्क स्टेट। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं। तो प्रशांत महासागर को। अलेक्जेंड्रिया समदूपन्न है, अलेक्जेंड्रिया समदूपत्तनम है, कहाँ पे है, यही पूछ रहा है कि अलेक्जेंड्रिया इस समुद्रपत्तनम है वो कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा मिस्र में है, कहाँ है, मिस्र में। भारत की जनगणना द्वारा निम्न में से किस वर्ग के नगर निकाय लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। भारत की जनगणना के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो किस में सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन कारकों से उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानीय सुशासन में सहायता की। गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादक, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, सस्ता श्रम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट का उपयोग करके सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब 4 नंबर सिर्फ नहीं होगा, ये 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा और 3 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 सी में है, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फसल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। निर्वाह मूलक मतलब निर्वाह करने के लिए, निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किया जाता है। तो मोटे अनाज तथा चावल, इसका आंसर हो जाएगा मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र के विकास को ऊंची दर प्राप्त हुआ। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र के विकास को ऊंची दर प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा चीनी, सूती वस्त्र, जूट और सीमेंट। चीनी को ऊंची दर प्राप्त हुआ। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था का आशय है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है, इसको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। नेक्स्ट है अदृश्य निर्यात का अर्थ है। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है अलिखित सामान का निर्यात। अलिखित मतलब उसको कोई मतलब उसका लेखा जोखा नहीं है। विश्व
व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो भारत। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाते हैं? तो इसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है तो ये धान में होता है। अरहर का जन्म स्थान है, अरहर का जन्म स्थान है, अरहर का जन्म स्थान है भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट है। निम्नलिखित वैदिक देवता देवी देवताओं में से कौन सा सूर्य के साथ संबंधित दिखाई देता है? वैदिक देवताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के संबंधित? तो अश्विन। अरुण अरुणा प्रजाति है, अरुणा प्रजाति है, अरुणा प्रजाति है सरसों का, अरुणा सरसों का, अरुणा प्रजाति है किसका? तो सरसों का। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल के सागर तट पर किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। नीचे दिए कूट में सही का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें इसका आंसर कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली के सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो एक और आर दोनों सही है तथा व्याख्या भी करती है। इसका आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? क्वेश्चन का कहने का यही मतलब है कि चावल का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में भी चावल सबसे ज़्यादा होता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पूछ रहा है, सॉरी इसमें क्षेत्र पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा चावल। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुगम सही सुमेलित है, मतलब युग जो है वो सही सही है? तो पहला है सिंपली पाल, तो ये असम में है। पहला है कि सिंपली पाल कहाँ है? तो ये असम में है। दूसरा नौकरेक मेघालय, ये गलत है। युग्म सही सुमेलित है, तो सिंपली पाल ये गलती है। नौकरेक मेघालय ये सही है। दिहांग सिक्किम ये भी गलत है। और अगस्त मतलब इसमें सिर्फ नौकरेक है, वो मेघालय ए है, वो सही है, बाद बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान सभा में, तो इतना लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा उपयुक्त किया गया था? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? यह कथन जो है यह किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? तो ये केटी सेठ ने कहा था, केटी सेठ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, तो सही है। चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना सही, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण का सुधार करना। तो सुधार हम लोग नहीं कर सकते हैं। सुधार हम लोग राष्ट्रगान का सम्मान कर सकते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना ये सही है। यही होगा पर्यावरण का सुधार, हम लोग नहीं, वातावरण और संरक्षण को सुधार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति में से किस पर लागू होता है? यह उक्ति किस पे लागू होता है?
तो यह राष्ट्रपति पे लागू होता है। 67 है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करते संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कहाँ उसको प्रस्तुत हम उपराष्ट्रपति संबंधित कहाँ उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो राज्यसभा में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदन में से कहीं भी लगता है, ये हो जाएगा। उसके बाद है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु संबद्ध करा सकता है। अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत करा सकता है, तो 160 के तहत। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? मतलब उसको राष्ट्रपति का यह विशेषाधिकार नहीं है। तब वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना यह नहीं है, बाद बाकी सब है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी ये एक राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आंतरिक अशांति में आपातकाल घोषित कर सकता है। और क्या है, 1, 3, 4 और 1। निम्नलिखित में किन परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण में भी कर सकता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर भी कर सकता है, आर्थिक संकट में। आंतरिक अशांति में सिर्फ नहीं कर सकता है। 1, 3 और 4। चलिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने देर की हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा की हो सकती है। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, लेकिन समाप्त कर। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु लेखा जारी करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तब परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार ही नहीं है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है, ये 61वां संविधान संशोधन। चलिए, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलती है। नेक्स्ट है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलती है। उसके बाद है संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है। चलिए, नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग की उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसीलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। दोनों कथन में से केवल एक सही है, बाद बाकी गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वाला पैदा होता है? तो ये भाप के द्वारा होता है। अधिक गंभीर ज्वाला किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो भाप के द्वारा। नेक्स्ट है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हाल ही के दीवारों को हॉल का जो दीवार होगा उसको क्या करा जाएगा? तो उसको करा जाएगा कि ध्वनि के आवेशन करना होगा, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। मतलब उसको एकदम दीवार को बनाया जाए जो ध्वनि को अवशोषित करेगा। हेवी वाटर में क्या होता है? मतलब हेवी वाटर जो भारी जल है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोटर। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है और जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घट जाता है। यह फिनोमिनॉन उदाहरण है, मतलब किसका है? प्रपंच किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि डॉपलर प्रभाव पर है, मतलब दुगना हो जाता है। ये सब है दिया हुआ लुसेंट में।
स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह के एग्जैक्ट इसमें पूछ रहा है कि ऐसे होता है कि 17 मीटर होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एग्जैक्ट कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट 16.5 मीटर। चलिए, सड़कों पर काम करने के निकला कहलवाई बर्तनों को चमकदार रूप से देते हुए एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? वो जो कहलवाई है वो जो चांदी समान तत्व का प्रयोग करके उसको रगड़ता है, यह तत्व पूछ रहा है कि यह किसका बना होता है। तो यह तत्व बना होता है जिंक का, जस्ता का। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। अम्ल वर्षा किसके? SO2 और NO2 के कारण होता है। तो उसके अनुसार से इसमें हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? रिसर्च एंड इसको साइक्लोनाइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको साइक्लोनाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न माध्यमों से करता है। उसका जो अवशोषण है वो कौन सा माध्यम से करता है? तब व्रणीय जोन से करता है। निम्नलिखित कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? हरितगृह गैस कौन नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हरितगृह गैस नहीं है। चलिए, 92 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार के ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार जो ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग जीता था। कौन सा राज्य जीता था? तो अंग जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह, कर्नाटक वंश के जो शासक था वो हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? मतलब बिहार जो सबसे पहले कौन आया था? अंग्रेज आया था, पुर्तगाली? सबसे पूछ रहा है कि यह सर्वप्रथम कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। 95 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो यह बिहारी राज्य के कारण हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकरपुर नामक जगह पर प्लेटफॉर्म स्टाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में है? तो वह बिहार के मुंगेर जिले में है। किस जिले में है? मुंगेर जिले में है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यह सारण जिले में है। कहाँ है? सारण जिले में है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह रोहतास में पाया जाता है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। बिहार की जनसंख्या दर वृद्धि ज़्यादा बढ़ी है। राजगीर के धृंगकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था? तो यह बिंबिसार को। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा एक सेट का कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा, आगे सेट हम बनाते रहेंगे। और वीडियो में कहीं कहीं जो बोलने में अगर गलती हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी नया नया हम वीडियो बनाना चालू किए हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।